पढ़े थे। किसी भी फलक में कोई भी फलक हमारे पास दिया रहता था, ए से बी सीमा के अंतर्गत एक्स वाई वाई डैश ये रहता था। तो हम लोग इस रूप के फलक का चरम मान ज्ञात किए थे। अब इसके लिए आयलर समीकरण क्या था बताओ भला। इसके लिए आयलर समीकरण था एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश, है नहीं भाई। तो आयलर समीकरण ये इसके लिए था, है कि नहीं भाई। और ये जो फलक है जिसमें फलन जो है वो एक्स पर वाई पर, और ये जो एफ फंक्शन है किस किस पर डिपेंड करता है, एफ पर वाई डैश पर। ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हमारे पास फलक कुछ इस तरीके का हो, ये फंक्शन जैसे निर्भर कर रहा है भी किस पर, एक्स पर और वाई पर और उसके एक अवकलन पर, है नहीं। अब एक्स तो रहेगा ही रहेगा, एक्स तो पहले क्या था, एक्स पर निर्भर करने वाला सिर्फ एक फलन था और उसका एक अवकलन था। अब एक्स पर निर्भर करने वाला पहला फलन है, एक्स पर निर्भर करने वाला दूसरा फलन है, समझ में आ रहा है। ऐसे करते करते एन ठोक फलन जो एक्स पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, फिर उन एन ठोक फलन का अवकलन भी, यानी वाई वन डैश एक्स, वाई टू डैश एक्स, वाई एन डैश एक्स। समझ में फर्क क्या है। कल जो हम लोग फलनक पढ़े थे ना, उसमें जो फंक्शन था वो किस किस पर डिपेंड करता था, एक्स पर निर्भर करने वाले सिर्फ एक फलन और उसके एक अवकलन पर। लेकिन आज एक्स मतलब आज फलन किस किस पर निर्भर करता है, एक्स पर निर्भर करने वाले एन ठोक फलन पर और उन एनओ फलन के सिंगल सिंगल अवकलन पर। समझ में आ रहा है क्या। तो जो आयलर समीकरण तुम सिर्फ और सिर्फ y के लिए लिखे थे, अब सब के लिए लिखना पड़ेगा। यानी कि एफ वाई वन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई वन, ये देख एफ वाई वन डैश, ये एक तो आयलर समीकरण हुआ। किसके लिए हुआ, ये वाई वन के लिए हुआ। ऐसे तुमको के लिए और किसके लिए, वाई टू के लिए लिखना पड़ेगा, वाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई टू डैश। समझ में। ऐसे करते करते तुमको एफ वाई एन के लिए भी लिखना पड़ेगा। यस, क्लियर है। तो सभी के लिए यहाँ वाई वाई एक टॉप था, बहुत सारे हो गए ना। यहाँ पे भी वही है, बस फर्क किस बात का पता है। जैसे फलन में क्या था, एक्स और उस पर निर्भर करने वाले बहुत सारे फलन और उनका अवकलन। यहाँ एक्स का रोल निभा रहा है कौन बताऊं, टी। ये देख डी टी लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, डी एक्स। ये क्या लिखा है, डी एक्स, यहाँ लिखा है डी टी। यानी एक्स का रोल निभा रहा है टी और वाई का रोल निभा रहा है एक्स। समझ में आ रहा है। तो मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में इसके लिए जो वो आयलर समीकरण जो हमको बनाना चाहिए वो कैसे बनेगा, बताओ मेरे को आप। तो आयलर समीकरण कैसे बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कैसे बनेगा। एफ, ठीक है, क्या था, एफ वाई वन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई वन डैश। यहाँ क्या होगा बताओ, एफ एक्स वन माइनस डी बाई डी टी, वो टी आएगा। एक्स का रोल कौन निभा रहा है, टी निभा रहा है, और y का रोल कौन निभा रहा है, x निभा रहा है। यकीन नहीं तो देख लो, dx रहता है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, dt दिख रहा है। तो एफ एक्स वन माइनस डी बाई डी टी ऑफ एफ एक्स वन डैश, ठीक है, इक्वल 0। वैसे ही दूसरे वाले के लिए लिखो, यहाँ x2 भी दिख रहा है, एफ एक्स टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है। अब ये चारों चीजें हमको यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे पहले आप बताओ, f बराबर, यहाँ f बराबर कौन है, x1 डैश x2 डैश, मतलब x1 डैश स्क्वायर x2 डैश स्क्वायर 2x1 x2, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप निकालो f(x1) यानी x1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ये खत्म, केवल x1 का 1 2x2 कॉफिशिएंट के तौर पे बचा रहेगा। समझ में आ रहा है। f(x1 डैश), यदि इसी का होगा बस 2x1 डैश, है ना, 2 सामने आ गया, 2x1 डैश हो गया। x1 डैश के सापेक्ष किए तो ऐसे ही x2 के सापेक्ष करो तो कितना आएगा, 2x1 आएगा
और x2 डैश के सापेक्ष करेंगे तो 2x2 डैश है। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब सारे के सारे मानों को यहाँ और यहाँ रख दो। चलिए तो मानसी इन मानसों को मतलब इन मानों को यहाँ रखो, बताओ क्या मिलेगा। पहले यहाँ रखेंगे तो क्या होगा बताओ। तो fx1 का मान कितना है 2x2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी डी बाई डी टी, हाँ गलती से मिस्टेक हो गई। तो डी बाई डी टी ऑफ fx1 डैश, fx1 डैश मतलब 2x1 डैश, समझ में आया नहीं, इक्वल 0। ठीक है, बगल में इसके लिए क्या होगा बताओ भला। 2x1 डी बाई डी टी 2x2 डैश बराबर 0 है नहीं। 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, अब बचेगा यहाँ x2। ये सुनना x1 डैश, डैश का मतलब ऑलरेडी अवकलन है, एक और dt लगा है, डबल डैश हो गया, डबल डैश हो गया, डबल डैश हो गया रे, डबल डैश। आइए इधर भी 2 कॉमन निकलेगा, x1 माइनस x2 डबल डैश। समझ आए कि नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां से आप देखो x2 का मान क्या निकलेगा, x1 डबल डैश है नहीं भाई गोलू भाई, और x1 डबल डैश ने यहाँ पर रख देने, यहाँ x2 के है x2 यहाँ पे रखोगे, ऑलरेडी क्या है डबल डैश है। अच्छा चलो दोनों पक्षों में अवकलन करके आप वो तो निकालो, दोनों पक्षों में 2 बार अवकलन करो तो क्या निकलेगा, x2 डबल डैश बराबर x1 चौपल डैश। नहीं समझ में आया क्या, ये x2 का मान निकला है नहीं, x2 का मान निकला और 2 बार अवकलन कर दिए तो डबल डैश लग गया, और ये डबल डैश था तो चपल डैश हो गया। अब ये x अब क्यों रखे पता हूँ, यहाँ रखा जाएगा नहीं अब तो रखो चलो। अतः x1 माइनस x1 चपल डैश, या उसको आप लिख सकते हो x1 चपल डैश माइनस x1 बराबर 0। और चपल का मतलब होता है d4 d4 है ना भाई, x बाई डी टी 4 है नहीं भाई, और ये x1। नहीं समझ में आया क्या, आगे 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 समझ में आगे। तो इसको ना एक काम करो, d बाई डी टी को कैपिटल D मान लो तो ये d4 हो जाएगा। डाउट है क्या, उसमें ठीक से दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब इसका सहायक समीकरण क्या होगा, बांधव बताओ, बंधु बांधव बताओ सहायक समीकरण क्या होगा। m4 माइनस 1 बराबर 0, m की घात 4 माइनस 1 बराबर 0। इसको हम 2 ही भाग में तोड़ सकते हैं, यम स्क्वायर माइनस 1 यम स्क्वायर प्लस 1। तो यम का यहाँ से यम मान निकलेगा प्लस माइनस 1 और यहाँ से निकलेगा प्लस माइनस 5 है नहीं भाई। तो x1 का मान कितना निकलेगा सुनो, प्लस माइनस 1 है यानी कि प्लस 1 भी है माइनस 1 भी है, तो इसके लिए होगा c1 e की घात में प्लस 1t प्लस c2 e की घात में माइनस 1t प्लस, अब आप यहाँ से प्लस माइनस आई का क्या लिखते हैं बताओ भला, पिछले टाइम क्या लिखे थे c cos और c sin, याद है अपन को, तो यहाँ लिखेंगे c3 cos t c4 sin t। ठीक है, क्या नियम बताया था मैं आपको, अगर m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू मान लो m1 m2 के फॉर्म में आ रही है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है c1 e की घात में m1x प्लस c2 e की घात में m2x ऐसे बनता है। तो ऐसे बना है कि नहीं बना, देखो है नहीं, m यहाँ पे t है तो t बना है तो tt लिख दिए, ये दे ऐसे। और अगर वो m का वैल्यू अगर किस फॉर्म में हो, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में हो, तब उस केस में क्या करते हैं बताओ भला, e की घात में अल्फा x, यहाँ t है तो t लिख देता हूँ, c1 cos बीटा t c2 sin बीटा t, c2 sin बीटा t।
तो यहाँ पे अल्फा का मान शून्य, क्योंकि ये प्लस माइनस आई को आप देख सकते हो 0 प्लस माइनस आई, 0 प्लस माइनस आई, तो अल्फा का मान शून्य और बीटा का मान, बीटा कौन है, आई का गुणांक यानी कि 1। तो यहाँ पे अल्फा का मान शून्य रखोगे तो शून्य हो जाएगा, C1 cos, बीटा का मान 1 रखोगे तो C1 cos t, C2 sin t, ये दिखता हो गया। समझ में आया? तो इसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहता है, याद रखियो। और अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स रूप में अगर आपके मान ना आए, केवल संख्याएं आए, तो संख्याएं में तो e की घात में चढ़ाते जाते हैं बस। क्लियर है? इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1 आध कुछ दिया हूँ क्या अभी तक? तो 1 दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बिकॉज अब मैं आपको, ये x1 तो निकल गया, अब मुझे निकालना है x2। तो अब देखो यहाँ पर देखो आप, x2 निकालने के लिए आपको x1 को 2 बार डैश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डैश, मतलब कि 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। चलो 2 बार अवकलन करो, पहले 1 बार करो, क्या हो जाएगा बताओ? C1 ET, C2 E माइनस टी का -1 सामने आ जाएगा ना, मतलब कि e की घात माइनस टी का अवकलन क्या होगा? e की घात माइनस टी, और t का गुणांक सामने आता है, और ये हो जाएगा C3 cos t का क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी, और C4 साइन टी का क्या हो जाएगा? cos t। एक बार और कर दें क्या? तभी तो वो क्या होगा? x1 डबल डैश, ये तो क्या है? x2 है। तो अब क्या होगा बताओ? एक बार और करो, C1 ET, फिर से प्लस हो जाएगा ये, C2 E माइनस टी, साइन का होता है cos, और cos का होता है माइनस साइन, C4 साइन टी, और ये माइनस में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और 2 में हम सीमा प्रतिबंध लगाएंगे। जब x1 का मान, मतलब जब t का मान शून्य तो x1 का मान शून्य। समझ में आ रहा है ना? तो ये चारों सीमा प्रतिबंध लगाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ? कठिन तो नहीं लगा ना? बहुत सरल है। अब मैं इसको मिटाता हूँ। और हाँ, अब ये सीमा प्रतिबंध लगाओ ना, x1 बराबर 0, x1 0 बराबर 0 है नहीं, यानी कि जब t का मान शून्य तो x1 का मान शून्य। लगाओ, t का मान शून्य रखो और x1 का मान भी शून्य रखो। t का मान शून्य रखेंगे तो C1 बचेगा, C2 बचेगा, C3 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। कैसे? साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका आंसर? C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर 0, है नहीं? ये लगाओ ये वाला, x1 π/2 बराबर 1, यानी कि t का मान जब π/2 तो x का मान 1, x1 का मान, है ना भाई? तो ये क्या करेगा बताओ भाई? π/2 रखो, चलो C1 e की घात में π/2, C2 e की घात में -π/2, cos π/2 0 होता है, छोड़ो हटाओ, है नहीं भाई? और फिर क्या हो जाएगा? sin π/2 कितना होता है? 1, C4 बचेगा, है नहीं? अब इसको दे दो समीकरण नंबर 3 4। अब निकालो x2 0 0, यानी t का मान शून्य तो x2 का मान शून्य। तब कितना होगा बताओ भला? x2 कहाँ गया? x2 तो कहीं लिखे थे क्या हम लोग उसको? x2, अच्छा यही तो अपना x2 है ना। इसको अगले लाइन में यही कौन है अपना? क्योंकि देखो ना, x2 कौन है? x1 डबल डैश है। x1 डबल डैश निकालोगे वही कौन होगा? अपना x2। नीचे लाइन में तुम लोग लिख देना, मैं बगल में लिख देता हूँ। चलो इसमें क्या करना है आपको? x2 0 बराबर 0, मतलब t का मान 0 तो x2 का मान भी 0। तो क्या हो जाएगा बताओ? C1 प्लस C2 माइनस C3, अब खत्म, छोड़ो, और 0 हो जाएगा, है नहीं? और x2 π/2 बराबर -1। C1 e की पावर π/2 और फिर वो 0 हो जाएगा, cos वाला। हो गए भाई, गए 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है क्या? अब देखो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छी चीज। वाह, इसके बराबर में क्या हो तो रखना भूल गए। ये बराबर में क्या है? माइनस, और इसका बराबर कौन है? 1, है नहीं भाई? आओ भाई, चलिए। तो मैं काम करता हूँ,
आप एक काम करो, 4 और 5 को घटा दो तो ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, है नहीं। 4 माइनस 5 तो क्या होगा, C4 माइनस माइनस C4 यानी प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है नहीं। वैसे ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 कटेगा, C4 का मान 1 मिलेगा। समझ में? अब समीकरण 3 और 5 को घटा दो आपस में, तो C1 कटेगा, C2 कटेगा, C3 2C3 बराबर 0, यानी C3 का मान 0, C3 का मान 0 आ गए बाबा, C3 का मान 0। अब क्या होगा, C3 का मान 0 को तुम कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, है नहीं, यहाँ, यदि हाँ तो क्या मिलेगा आपको। हाँ, और एक काम करते हैं ना, C3 का मान 0 यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं कहीं भी, और C4 का मान 1 4 नंबर में रखो। समीकरण 4 में C किसका, 4 में, समीकरण 4 में C4 है ना, 1 रखते हैं C4 का, और समीकरण 1 में, 1 नहीं यार 3 में किसका, C3 का मान रखो। चलो तो रखो, तो यहाँ पे चलो समीकरण 4 में पहले रखो C4 का मान, C1 की घात में π/2, C2 की माइनस π/2, खत्म। देख C4 के जगह 1 रखेगा और ये वाला 1 कट जाएगा, 0 बचेगा। और समीकरण 3 में C3 का मान रखो, C3 का मान कितने, 0 है, तो C1 प्लस C2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से C2 का मान कितना निकलेगा, माइनस C1। चलो रख दो यहाँ पे, यहाँ पर रख दो, यहाँ पे कितना मिलेगा बताओ, C1 की घात में π/2 माइनस C1 की घात में माइनस π/2, समझ में आ रहा है, बराबर 0। C1 कॉमन निकलेगा और जो ब्रैकेट में बचेगा वो 0 बटे में जाके 0 हो जाएगा, खत्म, स्वाहा। तो C1 0 यहाँ रखेगा तो C2 भी 0, सब तो खत्म हो गया, बचा कौन, C4 बचा है बस। तो अतः आपका जो मान होगा x1 का मान वो कितना होगा बताऊं मैं आपको, x1 का मान कितना होगा, देखो सब तो 0 हो गया, C1 C2 C3, बचा कौन, C4 sin t, जिसमें C4 का मान कितना है, 1 है, तो केवल sin t मतलब, है नहीं। और x2 कितना निकलेगा बताओ, x2 के मान में ये सब रखो, C1 C2 C3 सब खत्म, C4 का मान 1 रखोगे तो माइनस sin t बचेगा, माइनस sin t, है नहीं। ये आंसर आ गया।